हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और इस समय एक लेक्चर सीरीज चल रही है चैनल पे मैकेनिकल की और सिविल के लिए। इसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत बेसिक सा कोर्स है। उसमें पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और पहला चैप्टर का नाम था फोर्स एनालिसिस, जो कि सबसे पहला है, बेसिक है। उसी के आधार पे आगे के सभी चैप्टर्स को हमें आगे देखना है। तो जो बल विश्लेषण हमने खत्म किया उसमें बहुत सारे टॉपिक्स समझे, जैसे कोई बॉडी किन किन कंडीशंस पे इक्विलिब्रियम में रहती है, कैसे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है, उस पर कई फोर्सेस लगे हैं तो भी उसको हम कैसे इक्विलिब्रियम में बना सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा, लामी थ्योरम पढ़ा, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा, वेरिग्नन थ्योरम पढ़ा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए अलग अलग पढ़ा। ऐसा कुछ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, करीब 22-25 लेक्चर के आसपास उसमें बने हैं। आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जब इतनी समझ हमें डेवलप हो गई कि हम किसी बॉडी को रेस्ट में कैसे रख सकते हैं, तो थोड़ा सा और उसमें पैरामीटर इम्पोज करने पड़ेंगे। जैसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये माना हुआ था कि जितनी सरफेसेज हैं सब बड़ी स्मूथ हैं, कहीं पर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, घर्षण बल का जिक्र नहीं किया। और घर्षण बल ऐसी चीज़ है कि जो हमारे जीवन में तो है ही है, उसके बिना तो हम ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई हमारे आसपास चीज़ ही नहीं है जहाँ फ्रिक्शन ना हो रहा हो, है ना। तो घर्षण के बारे में हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कभी घर्षण बल के फायदे देखते हैं, कभी नुकसान देखते हैं। जहाँ नुकसान होता है वहाँ पे उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ फायदा होता है वहाँ उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। मेरे हाथ में ये देखिए एक पेन है, अगर इस पे कहीं से ऑयल लग जाए तो इससे लिखना मुश्किल हो जाएगा, ये स्लिप करेगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो जो फ्रिक्शन है उसका तो फायदा है, पेन को पकड़ने में, पेंसिल को पकड़ने में फ्रिक्शन का तो फायदा है। तो यहाँ पे हम ऑयलिंग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंजन में आप देखिए, अपने आप इंजन ऑयल डालते हैं, है ना, लुब्रिकेंट डालते हैं, उसमें डालते हैं अपने गियर बॉक्स को, इंजन को कूल रखने के लिए, उसको स्मूथ रखने के लिए, जिससे हीट कम पैदा हो, फ्रिक्शन कम रहे। तो अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे आसपास के लाइफ में हैं, जिसको हम कई बार फ्रिक्शन से बहुत परेशान हो जाते हैं, और कई बार उससे उसके बिना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि लाइफ चल पाए। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, जरा सोचिए ना कि अगर जरा सा भी कहीं पर पानी पड़ा है या कहीं स्लिप है, कीचड़ है, तो चलने में डर लगता है। मीन्स हम नहीं चाहते हैं वहाँ पे स्मूथनेस रहे, वहाँ रफनेस रहे, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगे। तो हमारे चलने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाड़ी सड़क पे चल रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर स्मूथ सरफेस है तो गाड़ी स्लिप कर जाती है, आपकी बाइक, साइकिल, कार, कोई भी व्हीकल है वो स्लिप कर जाती है। तो इस तरीके से एक फ्रिक्शन को हम लोगों ने जो पहले चैप्टर में भूल के चल रहे थे, उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, अब उसको भी लेना है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। तो बिना रियल चीज़ों के साथ आए तो कुछ हो सकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो अगला चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर हम लोग बहुत पहले से 7th 8th 9th से ही सुनते आ रहे हैं, है ना? तो कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ी प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, हम लोग के आसपास है, उसके लिए डील करेंगे, है ना। तो मैकेनिकल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल में हम लोग मशीनों के साथ काम करते हैं। और मशीन का मतलब क्या है कि उनके दो एलिमेंट, दो मेंबर आपस में मूव करेंगे तभी मशीन होगी। जैसे आपकी बाइसाइकिल भी एक मशीन है, उसमें आप देखिए तो एक फ्रेम है, उसके बाद आप पैडल चलाते हैं तो चैन से पावर पीछे जाती है, फिर पहिया घूमता है, ब्रेक लगाते हैं, अगला ब्रेक है, पिछला ब्रेक है, आपस में चीजें मूव कर रही हैं। और जब मूव कर रही हैं तो फ्रिक्शन जरूरी है। उसी साइकिल में देखिए, तो कहीं पर फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो वहां पे ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। लेकिन कहीं पर हम चाहते ही नहीं फ्रिक्शन कम हो। जैसे आपका जो साइकिल का टायर है, हम जो अगर जब टायर के रबड़ घिस जाते हैं तो आप कहते हैं टायर घिस गया है, अब ये चिकना हो गया है, अब सड़क पे हम गिर सकते हैं, है ना, तो आप टायर चेंज कर लेते हैं। तो उसी साइकिल में टायर में आप चाहते हैं कि रफनेस बनी रहे, लेकिन उसी साइकिल में आप चैन में ग्रीस लगाते हैं, जहां ब्रेक लगाते हैं, जहां मूविंग पार्ट्स हैं आपस में रब कर रहे हैं, वहां आप ऑयल डालते हैं। ऐसे ही ये तो मैकेनिकल की बात हो गई, चाहे जो मशीनें आपकी हों, आपके सर पे पंखा लगा है,
उसके पंखे में जो बेयरिंग्स हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बेयरिंग में कहीं से फ्रिक्शन आए, घर्षण बल आए, हीट पैदा हो, आप उसमें ग्रीसिंग करते हैं। आपका इलेक्ट्रीशियन आता है, उसमें ग्रीसिंग करता है, आप चाहते हैं वहाँ फ्रिक्शन कम हो, है ना। अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियर लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। हम गाड़ी बनाते हैं, मैकेनिकल वाले आप गाड़ी बनाते हैं, सिविल वाले सड़क बनाते हैं, लेकिन उस गाड़ी को तो चलना सड़क पे ही है। हमने गाड़ी बनाई, हमने बाइक बनाया, हमने कार बनाई, उस कार का जो पहिया है, उस पर जो टायर लगा है, वो टायर किसके संपर्क में आएगा? आएगा तो सड़क के संपर्क में। मान लीजिए आपने बढ़िया सी गाड़ी बना दी, बढ़िया टायर बना दिए, मोटे मोटे टायर बना दिए कि बढ़िया फ्रिक्शन रहेगा, और सिविल इंजीनियर ने जो सड़क को बना दिया, स्मूथ बना दिया, उस पर टाइल्स लगा दिए, मार्बल लगा दिया, तो क्या पॉसिबल है कि गाड़ी सड़क पे चल पाए? तो सड़क सिविल इंजीनियर बनाएंगे और मैकेनिकल वाले गाड़ी बनाएंगे, लेकिन गाड़ी चलना सड़क पे है। इसका मतलब सिविल इंजीनियर को भी ये समझ होनी चाहिए कि हमारी सड़क पे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, है ना। और मैकेनिकल को समझ होनी चाहिए कि जो टायर है उस पर कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, जिससे कि दोनों मिल के ही गाड़ी को चलाते हैं। इसलिए सिविल और मैकेनिकल के लिए दोनों दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस फीलिंग के साथ, इस भावना के साथ कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और लाइफ में ऐसी हर चीज के पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं, तो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ इधर उधर कर ही रहे हैं। अगर कोई चीज हिल रही है, और अगर हिलने की इच्छा भी है, तो भी घर्षण बल लगेगा, है ना। जरा समझा जाए। अच्छा, घर्षण बल खाली फिजिकल चीजों में नहीं, हमारे आपके मेंटल लेवल पे भी लगता है। जैसे जरा सोचिए, आप कोई भी काम करने की अपने अंदर बस इच्छा पैदा करिए। जैसे आज अभी सोचिए कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, आपने सोचा, इच्छा पैदा की कि कल मॉर्निंग में 4 बजे उठेंगे और ग्राउंड में दौड़ने जाएंगे। ये तो आपकी एक इच्छा पैदा हुई। इसके पैदा होने के ही देखिए बाद में कितनी चीजें आपको रोकने वाली आ गई, है ना। दूसरी इच्छा बन में, अरे कहाँ उठोगे, दूसरी इच्छा पैदा हो गई, ठंडी का मौसम है, सोएंगे आराम से, है ना, अंधेरा रहेगा, जूते कहाँ हैं, ठंडे कपड़े नहीं हैं। इस तरह की 20 चीजें आपकी उसी इच्छा को रोकने के लिए पैदा हो जाती हैं। तो वहां भी तो एक फ्रिक्शन है। हम कुछ भी काम करने की सोचते हैं, तो पहले हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है ना, फ्रिक्शन से। और जब जीत जाते हैं तब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, दौड़ भी आते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इस फ्रिक्शन को थोड़ा सा अपने लाइफ के साथ और थोड़ा सा फिजिकल चीजों के साथ देखना है। चलिए, तो लाइफ के साथ तो बाद में देखेंगे, बीच बीच में चर्चा ऐसी होती रहेगी। अभी फिलहाल हम इसको देखेंगे अपने रियल लाइफ में, ठीक है। तो जरा अभी हम ऐसा कुछ समझें कि हम फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फ्रिक्शन की खोज करने निकले हैं, है ना। जैसे वास्को डी गामा निकला था खोज करने समुद्री रास्तों का, वैसे ही हम नहीं जानते फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। हाँ, कुछ लॉ उसके पहले जानते हैं जो फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे। जैसे उस लॉ को जरा एक बार देख लें। लॉ क्या था? आपने कहा था कि एक लॉ पढ़ा था, जिस लॉ को आपने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन साहब। न्यूटन साहब का जो पहला नियम क्या था, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में चर्चा डिटेल में हुई है पिछले चैप्टर में, ठीक है। ये कहता क्या है कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर ये बॉडी रेस्ट में है तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये लगा देंगे तब ये बॉडी हमारी मूव करेगी, इसके बिना लगाए तो मूव करेगी ही नहीं, है ना। तो बड़ी आसान सी बात है भाई, रुकी तो रुकी ही रहेगी। अच्छा, दूसरी बात क्या कहते हैं न्यूटन साहब कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना, कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दोनों ही बातें कहते हैं, अगर मूव कर रही है तो जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉडी रेस्ट में आएगी। इट मीन्स किसी बॉडी को चलाने के लिए या किसी बॉडी को रोकने के लिए, दोनों के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मोटा मोटा मतलब इसका यही तो है, ठीक है ना।
अब इसी अच्छा, न्यूटन साहब के लॉ को हम कोई क्वेश्चन मार्क में तो रख नहीं सकते अब, क्योंकि ये तो प्रूफ कर चुके हैं कि भाई ये तो बात सही है। तो अब इसी के आधार पे जरा फ्रिक्शन को समझने के लिए आते हैं। इसमें कोई शंका किसी को, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब ऐसी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को एक्सपेरिमेंटली ही हम समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कल्पना करिए कि मान लीजिए घर के बाहर जो रोड है, खुदरा है, बहुत रफ टाइप का है, ऊपर नीचे करके है, उस पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा है। बहुत बड़ा सा पत्थर रखा है, ऐसा पत्थर रखा है कि जिसको मतलब हिलाना खिसकाना बड़ा मुश्किल सा है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ये वही पत्थर है, ये वही सड़क, वही आपका बाहर रोड है, प्लेन है। हम कुछ नहीं जानते फ्रिक्शन ऑप्शन क्या है ना। फ्रिक्शन एक खोज, फ्रिक्शन को खोजने निकले हैं, भारत एक खोज की तरह। ठीक है, अब करेंगे क्या इसको, जब आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। एक व्यक्ति है, आप हैं, आप चाहते हैं इसको मूव करना, आप इसको इधर लेके जाना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि पत्थर में इस पॉइंट पर एक धागा बांधा, रस्सी बांधा, और इधर एक फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स आप लगाएंगे, इस पी को हम कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स। पी इज नोन एज, बहुत ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे, एक्सपेरिमेंट बड़े काम का है। अप्लाइड फोर्स, इसी को हम कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स। मतलब ये मेरे हाथ में है, मैं कम लगाऊं, ज्यादा लगाऊं, बहुत ज्यादा लगाऊं, जेसीबी लेके आ जाऊं, उससे घसीटूं, हाथी लगा दूं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरे हाथ में, मैं चाहे जैसे करूं। ठीक है, अब ये इतना भारी है, इतना भारी है, इसको लगाने से पहले अगर समझा जाए, इसका वेट होगा। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कि जब इसके बीडी बनाने की बात करेंगे तो इसका वेट तो नीचे काम कर रहा होगा, ऐसे। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसका जो वेट होगा वो नीचे काम कर रहा होगा, और इस पर जो रिएक्शन होगी वो ऊपर काम कर रही होगी। इस वजह से बॉडी हमारी रेस्ट में थी। अभी हमने पी फोर्स मान लीजिए नहीं लगाया। अच्छा, पी फोर्स नहीं लगाने का मतलब क्या है कि अभी हमने पी की वैल्यू क्या रखी है, जीरो। भाई पी की वैल्यू जीरो होने का मतलब मैंने कोई फोर्स अभी तक इस पर लगाया नहीं है। उस कंडीशन में बॉडी हमारी ऐसे रेस्ट में थी, तो रेस्ट में ही रहेगी, है। अब आपने क्या किया कि पी की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक है, मान लीजिए पी की वैल्यू को बढ़ा के आपने किया 1 न्यूटन। जरा सोचिए, बहुत भारी सा पत्थर है, बहुत भारी सा, 10-5 कुंटल का पत्थर है, ऐसे करके समझिए। आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। तो क्या लगता है मूव करेगा, है ना। थोड़ा सा फोर्स ऐसे पकड़ के मजे मजे में घसीट दी, है ना, हल्का सा ऐसे करके, है ना, खींचा आपने, तो क्या मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है नहीं मूव करेगा। अरे नहीं मूव करेगा, तो ये न्यूटन साहब क्या कह रहे थे। न्यूटन साहब ने कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे हमारा पत्थर रेस्ट में है, ठीक है, उसको हम मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करें, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो उसको मूव कर देना चाहिए था ना। न्यूटन साहब ने ही तो कहा था अपने फर्स्ट लॉ में कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अरे भाई, न्यूटन साहब ने ये तो कभी बताया ही नहीं कि ये जो फोर्स है ये कितना होना चाहिए। ये तो, इसकी तो बात उन्होंने की ही नहीं, है ना। बस कहा कि कुछ फोर्स लगा दो, उसे मूव कर देना चाहिए। ये चर्चा फर्स्ट लॉ में तो किया ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट लॉ के आधार पे देखा जाए तो इस बॉडी को तो मूव करना चाहिए ना। हमने पी की वैल्यू 1 न्यूटन किया, तो उधर मूव नहीं किया। मूव ना करने का मतलब क्या हुआ। या तो हम न्यूटन साहब को कह दें कि भैया आप गलत हो, आपने गलत चीज बताई है। अगर न्यूटन साहब को सही मानते हैं, बिल्कुल साहब सही है, तो इसका एक मतलब हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि यार जब इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो इधर 1 न्यूटन का फोर्स लग गया होगा, ऑटोमेटिक लग गया होगा। मुझे नहीं पता कैसे आया, कहां से आया, लग गया होगा। और लग जाने की वजह से ये बॉडी मूव नहीं की। इसको आपने इधर घसीटा 1 न्यूटन से, इधर भी किसी ने लगा दिया 1 न्यूटन का। अब कौन लगाया, किसने लगाया, ये हमें नहीं पता है, वही तो खोजने निकले हैं, है ना। तो इस बात को अगर समझा जाए तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जब आपने पी की वैल्यू जीरो रखी थी, कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो वो जो भूतिया आदमी था जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसने भी क्या किया कि पी की वैल्यू जीरो रखा, उसने कोई फोर्स नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही आपने 1 न्यूटन का फोर्स उधर इंपोज किया, वो इनविजिबल है, मुझे नहीं पता कौन है, आपको भी नहीं पता कौन है, उसने भी क्या किया, इस पी की वैल्यू को 1 न्यूटन कर दिया, है ना। इसी वजह से बॉडी मूव तो नहीं की। अदरवाइज न्यूटन साहब ने कहा था कि बस फोर्स लगा दो, फू भर दो, है ना, फू भर दो, चला जाएगा, वो मूव कर जाएगा, है ना।
तेज मूव कराना ज्यादा फोर्स लगा दो, लेकिन अगर खाली मूव कराना है तो जरा सा फोर्स लगा दो, बॉडी मूव कर जानी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन यही कहा। लेकिन यहां समझ में आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फेल होता हुआ दिखाई पड़ा। अरे न्यूटन साहब भगवान है, उनको फेल होते हुए कैसे देख सकते हैं? तो ये समझ में आता है कि इस पर इस तरफ एक फोर्स पैदा हो सकता है। अभी ये देखेंगे कहाँ से आ रहा कि नहीं आ रहा है, लेकिन मान सकते हैं ना कि अगर बॉडी मूव नहीं की तो इधर एक फोर्स लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने थोड़ा और जोर लगाया और इस वैल्यू को बढ़ा के आपने कहा कि नहीं भाई 1 न्यूटन पे तो नहीं मूव कर रहा है। बिल्कुल सोचिए, आप घर के बाहर रस्सी बांधे खड़े हैं और घसीट रहे हैं, थोड़ा फोर्स लगाया नहीं मूव किया, इधर किसी ने लगा दिया, आपने और फोर्स लगाया और फोर्स को बढ़ा के सपोज दैट आपने कहा कि भाई अब मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन तब भी मूव नहीं किया। तब भी मूव ना करने का मतलब क्या हुआ? ये जो अदृश्य फोर्स है ये भी 10 न्यूटन का हो गया होगा, तभी तो नहीं मूव किया, है ना? तभी तो मूव नहीं किया, क्योंकि ये भी 10 न्यूटन का हो गया होगा। और आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, जितना फोर्स लेफ्ट उतना फोर्स राइट, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो अगर इधर 1 न्यूटन है, इधर 1 न्यूटन है, इधर 10 है, इधर 10 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आपने और जोर लगाया, और जब और जोर लगाया तो सपोज दैट आपने कहा इसको मैं पी को बढ़ा के कर देता हूं, मान लेते हैं कुछ और बढ़ाया और कर दिया 360 न्यूटन, 360 न्यूटन। ठीक है, अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी मूव नहीं कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? यार ये भी बढ़ गया। ये कैसा अदृश्य फोर्स है जो मैं भी बढ़ा रहा हूं तो ये भी बढ़ जा रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल। इधर से मैं बढ़ा रहा हूं, इधर से तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी हो गया 360 न्यूटन। ठीक है, ऐसा होता नहीं होता है? आप घसीटते हैं, थोड़ा फोर्स, अंदाजा ही नहीं कितने फोर्स से इसको खिसका सकते हैं। थोड़ा लगाया और लगाया और लगाया और लगाया, ऐसे ही करते रहते हैं। आपने इसको और बढ़ाया, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है, बढ़ा सकता हूं मैं। आप कोशिश कर रहे हैं, इसको और बढ़ा रहे हैं, और आप कहते हैं मैं इसको बढ़ा के ऐसा करता हूं कि अब मैं पहुंच गया हूं सपोज दैट 588 न्यूटन, ऐसे करके। लेकिन यहां पे आपको कुछ महसूस होने लगा कि 588 पे बॉडी मूव नहीं कर रही है। मूव ना करने का मतलब क्या हुआ? मूव ना करने का केवल एक मतलब हुआ कि ये वैल्यू भी पी की वैल्यू 588 हो गई होगी, तभी तो मूव नहीं की। अरे बाबा, अगर इससे ज्यादा हो जाती तब तो ये बॉडी इधर चली जाती, और अगर इतना ना होता तो बॉडी इधर चली जाती। इस बॉडी के यहाँ रुके रखने के लिए यही तो एक कंडीशन बन सकती है कि जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर रहे। 588 हो गया होगा। अब यहाँ पर एक कभी कभी घटना देखिए, महसूस करिए, आपको लगता है यार अब तो थोड़ा सा कहीं से मुझे कोई सहयोग कर दे, जरा सा कोई हेल्प कर दे, मैं 588 पहुंच गया हूं, बस कोई हल्का सा पुश कर दे, चाहे इधर से पुश कर दे, चाहे इधर से पुल कर दे, चाहे इधर से दबा दे, चाहे इधर से खींच ले, हल्का सा जरा सा एक बच्चा भी आके हाथ लगा दे तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। ऐसा लगता नहीं लगता है? भारी पत्थर को, घर में भारी चारपाई को, भारी से एक कोई बोरी है उसको हटाने में ऐसा महसूस होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी 588 पे मूव नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जरा सा किसी ने हमको हेल्प कर दिया, एक बच्चा आया उसने छू दिया, छूने का मतलब क्या है? उसने इसी में पी फोर्स लगाया था, इसमें थोड़ा सा फोर्स उसने ऐड कर दिया, पी प्लस डेल्टा पी ऐड कर दिया। जब उसने ऐड कर दिया तो ये बॉडी आपको दिखाई क्या पड़ी? अरे ये तो मूव करने लगी, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे सही मूव कर रही है ना? ये तो मूव करने लगी। अब इसका अगर साइंटिफिक मतलब निकाला जाए तो क्या हुआ? जरा सोच के देखिए, अगर इधर भी डेल्टा पी ऐड हो गया होता, जो अदृश्य फोर्स है वो भी डेल्टा पी फोर्स बढ़ा दिया था, है ना? ये 588 में प्लस डेल्टा पी ऐड कर देता, तो क्या बॉडी मूव करती? नहीं मूव करती। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले जो अदृश्य फोर्स है, भूतिया फोर्स है, इसके बढ़ने की एक सीमा है, इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता, है ना? तो P प्लस डेल्टा पी उधर तो हुआ, लेकिन ये बेचारा क्या रह गया? ये P ही रह गया, इसमें डेल्टा P की वैल्यू ऐड नहीं हुई, है ना? तो इसमें डेल्टा P ऐड नहीं हुई। इसने कहा कि अब मैं भाई इसके आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसने यहाँ पे बढ़ना बंद कर दिया, है? ये बढ़ा सकते हैं, इसने यहाँ बढ़ना बंद कर दिया। बात समझ आ गई? तो इस तरफ जो अदृश्य फोर्स है, जिसको अभी अदृश्य फोर्स कह रहे हैं, इसकी बढ़ने की एक सीमा है, लेकिन इसके बढ़ने की सीमा नहीं है। ये तो आप लगा सकते हैं, आप चाहते हैं और तेज चलाना है
तो 2 बच्चे लगा दिए, 10 बच्चे लगा दिए और खुद ही और तेज फोर्स लगा दिए तो चलने लगा। कुल मिला के बॉडी रेस्ट में कहाँ तक रही? अगर मैं पूछूं कि बॉडी रेस्ट में कहाँ तक रही तो आप कहेंगे ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है आपको, है ना, ये कंडीशन जो दिखाई पड़ रही है, ये कंडीशन, इस कंडीशन तक बॉडी रेस्ट में है ना, यहां तक कहा जाए तो बॉडी हमारी किस में है? रेस्ट में है। यहां पर भी रेस्ट में है और कहा जाए इस कंडीशन से लेकर इस कंडीशन के बीच में, तो आप कहेंगे भाई यहां भी तो रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही इस कंडीशन से ऊपर आप निकलते हैं, जैसे इस कंडीशन से ऊपर निकलते हैं तो कहते हैं बॉडी हमारी मूव कर गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात निकली, बात समझिएगा इसको ध्यान से, कि एक बॉडी तुरंत मूव नहीं करती है। हम पहले हल्का सा फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक समय के बाद मूव करती है। और मूव करने का मतलब क्या हुआ कि इधर फोर्स बढ़ा और इधर फोर्स ने बढ़ने से इनकार कर दिया, पी ने बढ़ने से इनकार कर दिया। ये जो इनकार है, अगर ना करता तो जिंदगी में कभी कोई बॉडी मूव ही नहीं करती, है ना। तो इसने इनकार कर दिया। इतनी बात में कहीं अगर लग रहा हो मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, मैंने छुआ और चल दिया, है ना। मैंने गाड़ी में, देखिए आप बाइक चलाइए, बाइक चलाइए, बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा सा एक्सीलेटर लेते हैं, गाड़ी हिलती नहीं है, तो थोड़ा और लेते हैं तब जाके गाड़ी हिलती है ना। अगर 2 लोग बैठे हैं तो और लेना पड़ता है, मतलब कुछ कुछ फोर्स तक तो गाड़ी हिलती ही नहीं है, ठीक है ना। हर जगह ऐसे ही आपको मिलेगा। ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब कुछ टेक्निकल टर्म्स यहीं पे ले आते हैं, है ना। जो टेक्निकल टर्म्स है उनको समझा जाए कि कैसे इस कंडीशंस को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो पहली बात समझें कि ये अदृश्य फोर्स कहां से आ रहा है, ये आया कहां से, ये आया कहां से, है ना। तो अब थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करके देखें अगर आप, तो आप देखेंगे क्या, एक पहला एक्सपेरिमेंट कि मान लीजिए यहीं पर आप सड़क पे जाते हैं और आपने ऑयल गिरा दिया है, एक बाल्टी सरसों का तेल लेकर सड़क पे डाल दिया, डाल देंगे तो इस बॉडी को खिसकाना, इस तरफ मूव करना आसान हो गया, है। इस तरफ मूव करना अब तो बॉडी को आसान हो गया ना, क्योंकि बॉडी हमारी इधर मूव कर रही है इस तरफ, है, आसान हो गया। अब पता चला कि यार ऑयल डालने से ये आसान कैसे? आसान का मतलब क्या हुआ? आसान का मतलब यही तो हुआ कि जो घटना 588 588 न्यूटन पे घट रही थी, अब वही फिनोमेना हमारा शायद 360 पे होने लगे और आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। तो पता चला कि यार सरफेस को स्मूथ कर दिया तो काम आसान हो गया, है ना। तो एक पता चला कि ये जो फोर्स है ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि P डिपेंड ऑन, तो यहां पे एक बात ये कह सकते हैं कि जो सरफेस की रफनेस है, दो सरफेस के बीच में जो रफनेस है, खुरदरापन है, अगर बढ़ा देते हैं तो ये फोर्स की लिमिट ज्यादा ऊपर चली जाती है। जो काम हम चाह रहे थे 360 पे हो, 588 पे होता, और बढ़ा देते हैं तो और ऊपर चला जाता है। लेकिन वहीं पे ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो ये जो फोर्स के जो बढ़ने की, जो अपोजिट वाला फोर्स है, इसके बढ़ने की जो लिमिट है और नीचे आ जाती है। तो एक बात तो कह ही सकते हैं ना, ये जो अदृश्य फोर्स है ये किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है दो सरफेस के बीच की सरफेस रफनेस पे, मटेरियल पे नहीं कि कौन मटेरियल लकड़ी का है, लोहे का है, कैसा, उस पे नहीं, उसकी सतह कितनी चिकनी है, कितनी स्मूथ है और कितनी रफ है या खुरदुरी है ना। तो डिपेंड ऑन सरफेस सरफेस रफनेस, सरफेस यहां लिख देते हैं रफनेस। सरफेस रफनेस का मतलब खुरदरापन, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट किया आपने, ऑयल डाला, फिर पहले पानी डाला, थोड़ा सा कम हुआ, फिर ऑयल डाल दिया और कम हो गया, फिर लाके ग्रीस लगा दिया और कम हो गया, फिर कहा नहीं सड़क हटा देते हैं, ऐसा करते हैं इस पर टाइल्स बिछा देते हैं, टाइल्स बिछाने के बाद इस पे ऑयल डालते हैं, तो जो काम आपका 588 पे हो रहा था घटते घटते मालूम चला कि 10 न्यूटन पे ही हो जा रहा। सपोज दैट टाइल्स पे ग्रीस लगा दिया जाए, ग्रीस के ऊपर पत्थर रखा जाए, यही वाला बड़ा वाला, फिर फोर्स लगाया जाए, तो क्या हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, अब जाके शायद 10 न्यूटन पे ही हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के सरफेस की रफनेस पे डिपेंड किया। चलिए
दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि सरफेस तो वही रखा, जो सड़क थी वही रखा, इस पत्थर का जो वेट है ये कम कर दिया, है ना। तो जब वेट कम कर दिया तब भी मालूम चला कि इसका वेट जब कम होता है, ज्यादा भारी पत्थर है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मूव करने के लिए, हल्का पत्थर है तो कम लगाना पड़ता है। तो इसके वेट पर डिपेंड करता है। अच्छा, बात समझ में आई, वेट पर डिपेंड करता है। लेकिन मजे की बात देखिए, फर्स्ट चैप्टर में इतनी समझ तो हमें डेवलप हो गई है कि भाई अगर किसी वेट की बात करें तो जो हमारा सरफेस है, जो सतह है, उसको तो पता भी नहीं है कि वेट कहाँ लगता है। देखिए ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, और देखा जाए दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ये हमारी रोड है, हम बना रहे हैं बीडी। जरा बताइए किसकी है बीडी, कहाँ बीडी कैसे बनेगी? इस ब्लॉक के बीडी बनाएंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर इसका वेट लग रहा है, ये इसका वेट हुआ, है ना। सरफेस को, रोड को कहाँ पता है कि वेट कितना है, क्या है? वेट का रोड से कोई डायरेक्ट संबंध तो है ही नहीं, कुछ है क्या? अरे वेट लगता है बॉडी के सेंटर पे, रोड नीचे पड़ा हुआ है, बीच में एयर गैप है, हम एबीडी बना रहे हैं। तो एबीडी बनाते समय यही तो बात हुई थी कि कहते हैं जहां भी देखना है कि फोर्स का, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, तो इन दोनों के बीच में मैंने अपना हाथ डाल दिया, हाथ में दर्द हुआ। और दर्द क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। और हमें पता है कि कंप्रेशन का साइन क्या होता है, ऐसे करके, और टेंशन का साइन क्या होता है, ऐसे, है ना। ये बार बार चर्चा हुई है। टेंशन, इसमें हुआ मेरे हाथ में कंप्रेशन हुआ, इसी कंप्रेशन का जो डायरेक्शन है, ये देखिए मैंने ऐसे बनाया, ये वाला, इसी को मैं कह रहा हूं रिएक्शन। तो मेरे भाई जरा मुझे बताओ कि बॉडी और रोड के बीच में क्या संबंध है? तो बॉडी और रोड के बीच में तो यही संबंध निकल के आया कि ये हुआ एक्शन जो कि बॉडी ने रोड पे लगाया, और रोड ने क्या लगाया, ये लगाया रिएक्शन, बॉडी ने रोड पे, ठीक है ना। तो बॉडी का सरफेस और रोड के सरफेस के बीच में केवल इसी का संबंध है बस, है ना। ये एक्शन इत्तेफाक है कि इस केस में एक्शन डब्ल्यू के बराबर होगा। ऐसा हमेशा कहाँ होता है, आप देखिए ना पिछला चैप्टर, कोई जरूरी नहीं है कि जितना बॉडी का वेट हो उतना ही एक्शन लग जाए, है ना, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो जितना बॉडी का वेट है उतना एक्शन हमेशा नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सरफेस को बॉडी के वेट से कोई वास्ता है नहीं, डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है। डायरेक्टली वो किसे जानता है? वो जानता है इस आर को, है ना। तो हम अगर ये कहें कि अपने केस में कहें कि भाई रोड और सरफेस के बीच में डायरेक्टली वेट आता नहीं है, वेट तो इनडायरेक्ट से आता है। इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, वो जो रिएक्शन है वही पहचानता है ये सरफेस। सरफेस वेट नहीं पहचानता, सरफेस पे यहाँ की जो चीजें हैं वो वेट नहीं पहचानती, वो पहचानती क्या है? रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगा कि वेट पे डिपेंड करता है, वेट हमने कम किया ज्यादा किया, लेकिन वेट के कम ज्यादा करने का मतलब वो पहचानता ही नहीं है। पहचानता क्या है? दो सरफेस के बीच का जो एक्शन रिएक्शन है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सरफेस रफनेस पे, और दूसरा रिएक्शन, है ना, रिएक्शन कौन सी? परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बिटवीन सरफेस, जो दो सरफेस आपस में संपर्क में है ना। जैसे अगर इसकी इसकी बात करें तो आप यहां देखिए, ये बात की जा रही है कि इसका ये सरफेस और इसका ये सरफेस जो आपस में संपर्क में है, इनके बीच में कितना रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ, यही बात होगी। वेट से इसका कोई वास्ता है नहीं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी जब लगाएंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि रिएक्शन अलग है और वेट अलग है, ठीक है ना। इसमें जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। चलिए कुछ बातें यहाँ निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? कि दो बातों में डिपेंड करती है, ठीक है। और तीसरी बात क्या मालूम चली कि ये जो है, ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। मोशन किधर हो रहा है? बॉडी में मोशन करने की इच्छा इधर है। देखिए यहां से लेके यहां तक, जब तक बॉडी हमारी रेस्ट थी, बड़े मजे की बात बताने वाला हूं, देखिए भाई, जब तक हमारी बॉडी यहां से लेकर और यहां तक रेस्ट में थी तो बॉडी के अंदर मोशन तो नहीं हो रहा था,
लेकिन मोशन की क्या इच्छा नहीं थी क्या? मोशन की इच्छा तो थी, और इच्छा किधर जाने की थी? इस तरफ जाने की थी। मोशन तो इसके बाद स्टार्ट हुआ, मोशन तो इधर हुआ, इच्छा तो पूरी तब हुई। आप लिख सकते हैं कि इसके ऊपर इच्छा पूरी हो गई। इच्छा क्या थी? मूव करने की, पूरी हो गई, ठीक है ना। लेकिन यहां तक इच्छा तो थी, आपकी चाहत तो थी कि सुबह उठूंगा मॉर्निंग में 4 बजे, है ना। इच्छा पैदा की आपने, और जैसे इच्छा पैदा की तमाम तरह की बातें आ गई। वैसे जैसे इसने इच्छा पैदा की इधर चलना है, ये तमाम तरह की बातें आ गई। तो इसके बारे में एक बात और कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये ऑलवेज अपोजेस द मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन। इच्छा को ही अपोज करता है ना। तो ये क्या करता है? ये अपोज करता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट होता है किसके? अपोजिट टू मोशन, मोशन के अपोजिट होगा। मतलब जब मोशन हो रहा है तब भी एक फोर्स, अभी आगे बात करेंगे, जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन लेवल पे हैं, तो भी अपोज करेगा। और जब इच्छा पैदा हो रही है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो भी अपोजिट होगा। मोशन और कह सकते हैं दूसरा टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन की इच्छा का भी विरोध करेगा। अब इतनी बात समझ में आ गई। ये जो अदृश्य है, भूतिया फोर्स है, ये भूतिया फोर्स के साथ दो बातें हैं कि सरफेस रफनेस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा जो दोनों बॉडीज के बीच में लगेगा। तीसरी बात, ये हमेशा और हमेशा मोशन को अपोज करेगा। अच्छा, तो मुझसे एक गलती हो गई, जो मैंने पी 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 लिखा हुआ है ना, इधर भी पी पी लिखा है, तो अभी लिखने में कंफ्यूजन बन जाएगा। मुझसे गलती शुरू में ही हो गई। इस पी को हम लोग एफ लिख लेते हैं, पी ना लिख के एफ लिख लेते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये फोर्स अलग है, अप्लाइड फोर्स है, और ये रजिस्टिव फोर्स है। रजिस्टिव फोर्स क्यों कह रहे हैं? इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं कि ये रजिस्टिव फोर्स है, जो अपोज कर रहा है किसका? मोशन का। ये रजिस्टिव फोर्स है, ठीक है ना। तो रजिस्टिव फोर्स है, इसको काले रंग से लिख देते हैं, है ना। काला जो है बदमाशी का प्रतीक है, ठीक है, तो काला कर दिया जाए, ये ब्लैक कलर से। ठीक, बात समझ में आ गई ना। मुझसे शुरू में गलती हो गई थी, अब ठीक कर लिया। जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो अरे यार, फिर से पी लिख दिया इस पे। ओहो हो, एफ लिखना है ना। रुकिए रुकिए, हाँ, इसमें मैं एफ होना चाहिए इसका नाम, ठीक, एफ। चलिए, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सॉरी, कि एक सीमा तक एफ की वैल्यू पी के बराबर है। देखिए, पी इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 10, एफ इक्वल टू 10, पी इक्वल टू 588 और एफ इक्वल टू 588। एक सीमा तक बराबर है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पी ज्यादा हो गया और एफ कम हो गया। तो कहां से कहां तक बराबर है? आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि यहां पर भी पी इक्वल टू एफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस कंडीशन पे, ठीक है, यहां भी क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो एफ की वैल्यू है वो पी के बराबर है। साथ में यहां भी दिखाई पड़ रहा है कि जो अपोजिट वाला रेजिस्टिव फोर्स है वो पी के इक्वल है। लेकिन जैसे इसके ऊपर निकलते हैं, पता चलता है कि एफ कम पड़ गया और पी ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? देखिए, डेल्टा पी ज्यादा है, वो पी कम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर क्या करते हैं कि इस अदृश्य फोर्स को एक नाम देते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? ये जो एफ है, इसी को हम लोग नाम देना चाह रहे हैं। कह रहे हैं भैया, इसी को कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन है? तो आज के बाद नाम दिया, इसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, है ना, घर्षण फ्रिक्शन फोर्स। और पता ये चला कि ये जो एफ है, ये एफ दो बातों पे डिपेंड करता है, सरफेस रफनेस पे। और सरफेस रफनेस को दिखाने का जो कॉफिशिएंट है वो है म्यू, ठीक है, म्यू पे। और नॉर्मल रिएक्शन को दिखाया जाता है आर से, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है एफ, एफ डिपेंड ऑन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एंड एफ डिपेंड ऑन, ऐसा ऐसा लिखा जाए इसको, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो डिपेंड करेगा, म्यू डिपेंड करेगा सरफेस की रफनेस पे। ये म्यू कितना होगा, हर सरफेस के लिए अलग अलग होगा। जब तक सरफेस आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक म्यू की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है ना।
तो ये डिपेंड करेगा सरफेस की रफनेस पे, जो कि एक दिए गए सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन जो होगा वो वेट पे डिपेंड करेगा, वेट के रखने की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और इसको प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, जो कि कांस्टेंट यही म्यू होगा, सरफेस रफनेस वाली, और ये वैल्यू आ रही है F इक्वल टू म्यू आर, है ना। इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। और आज के बाद ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं, मोशन की इच्छा का भी अपोज करता है। इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब कुछ बातें जरा इसमें और देखनी है, जो टेक्निकल टर्म में हम लोग लेके आ रहे हैं। इतनी बात तो लिख लिया होगा आपने, एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ साफ करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको कहते हैं, कुछ हटाते हैं यहाँ से, अब कुछ बात आगे की जाए, ठीक है। चलिए इतनी बात तो हो गई, ठीक है, ये सब हट जाए। अब हमें इसमें कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, और अब इसको हम F को अनजान नहीं मानेंगे। F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है ना। ये F फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक। चलिए अब ये मालूम चल गया कि ये जो F है, ये F की वैल्यू होती क्या है, पता चलता है F की वैल्यू म्यू आर होती है। लेकिन कौन से F की वैल्यू, अभी ये भी देखना है। अभी ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन अभी इस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, नीचे शुरू करते हैं। ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, दोनों साथ साथ बढ़ते गए, यहाँ तक आए। उसके बाद ये बढ़ेगा, ये रुक जाएगा। तो ये एक ऐसी लिमिट तय कर देता है। इस जगह पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक सीमा है। किसकी सीमा है? ये जो F के बढ़ने की सीमा का अंत है ना। F के बढ़ने की सीमा का अंत है, सीमांत है, इसीलिए इसे कहते हैं सीमांत। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में अगर लिखना चाहें, इसको बोलते हैं सीमांत। किसकी सीमा का अंत, है ना। तो भाई कहेंगे सीमांत, किसकी सीमा का अंत? F के बढ़ने की सीमा का अंत, है ना। या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग का मतलब सीमांत, है ना, है ना। सीमांत घर्षण की अवस्था, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में कहेंगे सीमांत घर्षण की अवस्था, की अवस्था। समझ आ गया ना। कौन सी? ये जो ब्लैक कलर के अंदर कंडीशन है, वो अवस्था जहां पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना बंद कर दे, उसे आप कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। ये बात समझ आ गई ना। इसका मतलब इस अवस्था, इस कंडीशन, इस पोजीशन, इस स्टेटस के नीचे जो कुछ भी है, नीचे जो कुछ भी है, वो लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, है ना। लिमिटिंग कंडीशन ऐसा क्रिटिकल टाइम है, वो एक ही बार तो होगा ना, जहां पर ये बढ़ना बंद कर देगा। तो ये जो F इक्वल टू म्यू आर आपने लिखा है, ये F इक्वल टू म्यू आर यहीं पर है, ये F इक्वल टू म्यू आर यहीं के लिए है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर F इक्वल टू म्यू आर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय जो 588 वैल्यू आई है, जो कि आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, वही F इक्वल टू म्यू आर है। F इक्वल टू म्यू आर को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये कंडीशन रहना बहुत जरूरी है कि एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू आर। इससे मुझे एक बात समझ में आने लगी है, आपको भी आने लगी है, क्योंकि F इक्वल टू म्यू आर लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन पे है, तो इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। एक बात और, इन स्टैटिक कंडीशन, स्थिर अवस्था में, इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू F इक्वल टू म्यू आर है। हर जगह F इक्वल टू म्यू आर मत घुसाइएगा, है ना। उसके लिए ये अवस्था आनी बहुत जरूरी है ना। कोई कहे कि मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की कितनी हो सकती है, F इक्वल टू म्यू आर हो सकती है, लेकिन जरा उसके नीचे देखिए तो, जब P की वैल्यू 0 थी
फ्रिक्शन फोर्स कितना था, ठीक है, 0 था। जब अप्लाइड फोर्स 1 था, फ्रिक्शन फोर्स कितना था, 1 न्यूटन था। कहाँ था 588, नहीं था ना, है ना। तो आप देखिए, तो लिमिटिंग कंडीशन के अगर नीचे देखा जाए तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि लिमिटिंग कंडीशन के नीचे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, स्पष्ट दिख रहा है कि लिमिटिंग कंडीशन से बिलो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपस में बराबर होंगे, दिख रहा है ना, देखिए 0 0 1 1 10 10 360 360, है ना। 588 के नीचे और 588 तक भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। बस 588 के साथ एक चीज और जुड़ जाती है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है ना। इस टाइम पे खाली इतना बात ऐड कर, देखिए यहां सब में क्या दिखाई पड़ रहा है, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ये स्पेशल कैसे हो जाता है, स्पेशल ऐसे हो जाता है क्योंकि अब इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो इस पूरे डायग्राम में 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं। एक, एट द लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन पर क्या घटना घटी, लिमिटिंग कंडीशन के नीचे क्या है और लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर क्या है। तो क्या समझ में आया कि लिमिटिंग कंडीशन के नीचे क्या है, पता चला F इक्वल टू पी है। लिमिटिंग कंडीशन पर क्या है, तो वहां भी F इक्वल टू पी है। लेकिन 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 जो F की वैल्यू है अब वो मैक्सिमम हो चुकी है, और ये वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको येलो कलर से लिख देते हैं कि ये वैल्यू म्यू आर हो सकती है, ये वैल्यू म्यू आर हो सकती है। F इक्वल टू पी इक्वल टू म्यू आर, है ना। यहां पर म्यू आर नहीं लिख सकते क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन पर ही ये पॉसिबल है, इसके नीचे केवल F इक्वल टू पी रहेगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि म्यू आर के बाद एक अलग घटना घटती है, जब P ज्यादा हो जाता है F कम हो जाता है, अब बॉडी मूव कर जाती है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस बात को समझ में ढंग से बैठा लीजिए। इस किसी बॉडी की जो आप खींचते हैं ना, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो आपने खींचना शुरू किया, अभी तक क्या चल रहा है, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन, हिल ही नहीं रहा है। फिर बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गए, लिमिटिंग कंडीशन पे। अब लग रहा है कोई बच्चा छू दे तो निकल जाएगा। वहां भी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, लेकिन वो मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, F इक्वल टू म्यू आर। उसके बाद वो बच्चा आ जाता है, छू देता है, और आप बॉडी मूव कर जाती है, तो पता क्या चलता है, भैया अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, इसलिए मूव कर गई। अब और ज्यादा फोर्स लगा दो तो बॉडी और तेज मूव करेगी। अब मूव करेगी, कितनी तेजी करेगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, वो तो बात की बात हो गई, है ना। तो कहां तक रेस्ट में है, एट द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में है, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में है, अबव द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी मूव करेगी। फिर सुनिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, एट द लिमिटिंग कंडीशन अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, लेकिन मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर होगी। बिलो द लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, लेकिन उसकी वैल्यू म्यू आर के बराबर नहीं होगी, ठीक है। और अबव लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इस सारी बातों को एक बार इसको समराइज करने की स्थिति में आ रहे हैं हम, इसको छोटा करके कोने में करते हैं और इसको ढंग से लिखा जाए, है ना, कि एट द लिमिटिंग कंडीशन क्या होने वाला है, और बिलो द लिमिटिंग कंडीशन क्या होने वाला है, और अबव द लिमिटिंग कंडीशन क्या होने वाला है। हमारे पास 3 टाइप की पोजीशन है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एट द लिमिटिंग कंडीशन क्या हो रहा है, एट द लिमिटिंग कंडीशन मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था पे क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, रुकिए जरा, इसको जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, छोटा करके इधर रखें, डालें, ठीक है, एट द लिमिटिंग कंडीशन, ठीक। दूसरा क्या है कि एबव द लिमिटिंग कंडीशन, एबव द लिमिटिंग कंडीशन। तीसरा है बिलो द लिमिटिंग कंडीशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो फिगर शायद दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, है ना। तो अगर दिख रहा है तो देखिए उसको, है ना। देखिए बॉडी रेस्ट में कहां तक है, तो अगर मोशन की स्टेटस की बात करें, ठीक है, तो बॉडी इस कंडीशन में क्या है, जब बिलो द लिमिटिंग कंडीशन है तो पहली बात बॉडी हमारी किस में है,
रेस्ट में है। एट द लिमिटिंग कंडीशन की बॉडी किस में है, रेस्ट में है, लेकिन अबव द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी किस में है, मूविंग है, ये मूविंग बॉडी है। ये तो बात हो गई कि बॉडी की मोशन की अवस्था की बात हो गई। एट द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में, लेकिन अबव द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी मूव करेगी। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, ठीक है। देखिए जरा फ्रिक्शन फोर्स की बात क्या हो रही है कि जब बॉडी बिलो द लिमिटिंग कंडीशन है उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स F है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा जब तक बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन में है और बिलो लिमिटिंग कंडीशन है तब तक। यहां बात करें तो आप यहां भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, कितनी होगी, मैक्सिमम म्यू आर होगी, है ना, और उस समय अप्लाइड फोर्स भी उतना ही होगा। बस एक चीज ये म्यू आर जुड़ गई, F इक्वल टू म्यू आर यहाँ पे नहीं है ना। और तीसरी बात क्या जुड़ गई यहाँ पे कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, ठीक है। ये इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो फ्रिक्शन को स्टार्ट करने में कोई समस्या कहीं आएगी नहीं, क्योंकि अभी फ्रिक्शन को लेके बहुत दूर तक जाना है। ब्लॉक फ्रिक्शन पढ़ना है, लैडर फ्रिक्शन पढ़ना है, बेल्ट फ्रिक्शन पढ़ना है, फिर मैकेनिकल में घुसेंगे तो ब्रेक पढ़ेंगे। ब्रेक, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, कार में लगाते हैं, मशीन में लगाते हैं, झूले में लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक किसी भी काम करेगा। फिर फिर कहते हैं क्लच पढ़ेंगे, है ना, क्लच पढ़ेंगे, क्लच का काम भी फ्रिक्शन पे ही होगा, ठीक है ना। फिर डायनमोमीटर पढ़ेंगे, वहां भी फ्रिक्शन से ही काम चलेगा। तो क्लच, ब्रेक, डायनमोमीटर मैकेनिकल में, और सिविल के बच्चे जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, है ना, हाईवे पढ़ेंगे, उनके लिए इसके कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इतनी बात को आपने अगर दिमाग में बैठा लिया है, हमें समझ में आ गया है कि फ्रिक्शन 3 कैटेगरी में बटेगा, लिमिटिंग कंडीशन के हिसाब से, एट द लिमिटिंग कंडीशन, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन और अबव द लिमिटिंग कंडीशन, और ये घटना यहाँ घट रही है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ी सी एक बात यहाँ और समझनी चाहिए, आइए जरा इधर, ठीक है, यहाँ देखने वाली चीज है ये, ठीक, ठीक है। तो जब तक हमारी बात हो रही है कि बॉडी रेस्ट में कहाँ तक है, यही देखा जाए, ठीक है, यहाँ देखा जाए बॉडी हमारी रेस्ट में कहाँ तक है, तो पता चलता है कि बॉडी रेस्ट में कहाँ तक है। ध्यान दीजिए, बॉडी रेस्ट में पता चलता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। एट द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में है और बिलो द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में है। क्योंकि यहाँ तक बॉडी हमारी रेस्ट में है इसलिए इसे कहेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक सब स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना। तो एट द लिमिटिंग कंडीशन और बिलो द लिमिटिंग कंडीशन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, और उसके बाद यहां पे कहेंगे इसको डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब उसके बाद इसको बांटेंगे, फिर से बांट सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन मान सकते हैं, SLIDING, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, बताते हैं कैसे भी, परेशान मत होइए, रोलिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। क्योंकि जब बॉडी मूव करने लगी, जब बॉडी चलने लगी तो हमारी इच्छा है कि उसके नीचे पहिए लगा दें, जैसे ठेला लगा दिए, ठेला है, हम तो चाह रहे थे लकड़ी का ठेला और वो प्लेट मूव करे, लेकिन आसानी से मूव करे, नीचे पहिए लगा दिए। घर में चेयर है, चेयर, एक चेयर आप सरका के ले जाते हो, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसी में नीचे पहिए लगा दिए तो वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना। ये जो ब्लॉक बना हुआ नीचे पहिए लगा देते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और सरका के ले जा रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इस तरीके से और डिवीजन कर सकते हैं, ड्राई फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन, है ना। अभी इसी में और कहते हैं फ्रिक्शन को डिवाइड कर सकते हैं कि ड्राई है, सूखा सूखा है, कोई ग्रीसिंग कोई ऑयलिंग नहीं कर रखा है तो ड्राई फ्रिक्शन है, थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया, थोड़ा सा ऑयल लगा दिया तो उसे कहेंगे वेट फ्रिक्शन। इस तरीके से ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन भी बढ़ सकता है। बहरहाल ये थ्योरी की चीजें हैं, है ना, ड्राई फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लेकिन समझ में आना चाहिए ये क्या है, ठीक है ना। तो अब इतनी बात के आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इस लेक्चर को यहाँ बंद करके फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके पास आना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा हैवी, है ना। मैंने कोशिश किया है कि बहुत
आराम से बहुत मज़ेदार तरीके से इसको बताने की। लेकिन साइंस है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तब तो अच्छा लगेगा, और नहीं आ रहा है तो इससे ज़्यादा बोरिंग कुछ है भी नहीं, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दे के अगला वीडियो देखना है। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए, और कुछ चीज़ों के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है उसके वीडियो देखना ज़रूरी है, खासतौर से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, खुश रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।